नमस्कार साथियों। निहार शांति पाठशाला फनकला तथा लीप फॉरवर्ड टीम की तरफ से मैं काजल मिश्रा आज के इस इंग्लिश ओलंपियाड तथा वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सभी शिक्षकों के साथ हमारा यह 5वां लाइव सेशन है। आप सभी शिक्षक हमारे साथ पिछले एक हफ्ते से लगातार ऐसे ही जुड़ते रहे हैं और हमारे इस सत्र में हमें सहयोग प्रदान करते रहे हैं। आज का ये सत्र मुख्यतः इंग्लिश ओलंपियाड वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। हमारे इस सेशन में कक्षा दूसरी से 8वीं तक के सभी ईएलपी के शिक्षक और छात्र सहभागी हो सकते हैं। ऐसे ही आप सभी लोगों के साथ कुल 6 लाइव सत्र का आयोजन किया जाएगा और आज इस सत्र का मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके ओलंपियाड प्रश्न बैंक में दिए गए प्रश्नों की तैयारी हमारे साथ इन सत्रों के माध्यम से आप कर सकें। हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साझा की गई ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की बुक की सहायता से आप सभी को कक्षा दूसरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी टॉपिक्स कवर करने का प्रयत्न करेंगे और ग्रेड 2 एंड 3 के पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 230 से लेकर 231 के पेज आज हम आप सभी के साथ देखेंगे और देखेंगे कैसे कक्षा चौथी और 5वीं के पेज नंबर 245 से लेकर 248 तक के प्रश्न आप सभी हल कर सकते हैं आसान तरीके से। और 6वीं 7वीं 8वीं वालों के लिए हम देखेंगे पेज नंबर 126 के प्रश्न। इस सत्र में कवर किए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स को अच्छे से समझ सके, ये समझ सके कि समानार्थी शब्द का सही समानार्थी क्या होगा और विरुद्धार्थी का सही विरुद्धार्थी क्या होगा। साथ ही हम आप सभी के साथ क्वेश्चन टैग्स और WH क्वेश्चंस भी साझा करेंगे, जिन्हें आप देखकर, पढ़कर, समझकर WH के क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो आप सभी शिक्षकों का ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस लाइव सत्र की ओर। लाइव सत्र में बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी शिक्षक अपने छात्रों के साथ इस सेशन में सम्मिलित हों ताकि इस सत्र का पूरा पूरा लाभ आप सभी शिक्षकों को प्राप्त हो सके। और एक और आवेदन करूंगी कि आप अपने ओलंपियाड के PDF के साथ और एक नोटबुक लेकर पेन या पेंसिल के साथ बैठे ताकि सत्र के दौरान बताए जाने वाले शब्दों का अभ्यास आप हमारे साथ ही कर सके और आपको यह पता चल सके कि आपके कक्षा का छात्र इन शब्दों का पढ़ने में, इन शब्दों को समझने में कितना सक्षम है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग शब्द हो लेकिन उनका अर्थ समान हो। जैसे फन, फन यानी मस्ती करना, किसी चीज का आनंद उठाना। और उसका समानार्थी होगा एंजॉय। एंजॉय का अर्थ भी होता है आनंद, फन, मस्ती। और हमारा दूसरा शब्द है न्यू। न्यू का समानार्थी होगा फ्रेश। फ्रेश, न्यू यानी कोई भी चीज एकदम नई नई, ताजा ताजा। और फ्रेश मतलब भी होता है नया नया, ताजा ताजा। अगला शब्द है ओल्ड। ओल्ड का अर्थ होता है वृद्ध या पुराना या बूढ़ा व्यक्ति। ओल्ड के लिए हम कौन सा वर्ड और यूज करते हैं? एज्ड। एज्ड का भी मतलब होता है कि थोड़ा उम्र बीता हुआ व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न होगा RICH, रिच। रिच यानी कि अमीर। रिच मतलब अमीर। और उसका समानार्थक शब्द होगा वेल्दी। वेल्दी मतलब भी क्या होता है? अमीर। अगला है ह्यूज। ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। और बिग का भी अर्थ होता है बड़ा। अगला शब्द है गुड। गुड यानी अच्छा। अच्छे के लिए हम समानार्थी शब्द कौन सा यूज करेंगे? फाइन। गुड, फाइन। अगला शब्द है प्राइड। प्राइड यानी गर्व होना। और उसका समानार्थी शब्द होगा ऑनर। ऑनर का भी अर्थ क्या होता है? प्राइड होना, गर्व होना। तो प्राइड और गर्व दोनों का अर्थ होगा गर्व। प्राइड और ऑनर का अर्थ होगा गर्व। अगला शब्द है क्लीन।
क्लीन यानी साफ सुथरा, और उसका समानार्थक होगा हाइजीनिक। हाइजीनिक भी मतलब साफ सुथरा, सफाई वाला। तो देखते हैं, फन, इंजॉय, न्यू, फ्रेश, ओल्ड, एज, रिच, वेल्दी, ह्यूज, बिग, गुड, फाइन, ब्राइट, ऑनर, क्लीन, हाइजीनिक। तो ऐसे ही आप सभी के साथ समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए फाइन, तो आपको फाइन के लिए सही विकल्प चूज करना होगा गुड। आपसे पूछेंगे वेल्दी, तो वेल्दी के लिए आपको सही समानार्थी शब्द ढूंढना पड़ेगा रिच। तो आप सभी को इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है, जो शब्दों की सही समानार्थी होती है, वह आपको पढ़ते पढ़ते और वोकेबलरी डेवलप करने पर ही आएगा। तो आपको इनका अर्थ अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगला शब्द है BEGIN, बिगिन। बिगिन यानी शुरुआत करना, और उसका समानार्थी शब्द होगा स्टार्ट। स्टार्ट का भी अर्थ होता है शुरू करना, शुरुआत करना। अगला शब्द है एंग्री। एंग्री यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना, और उसका भी समानार्थी शब्द होगा फ्यूरियस। एंग्री का समानार्थी शब्द फ्यूरियस। अगला शब्द है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी भरोसा, विश्वास, और उसका समानार्थी शब्द होगा फेथ। ट्रस्ट का होगा फेथ। हमारा अगला शब्द है क्वाइट। क्वाइट यानी शांत रहना, और उसका समानार्थी शब्द बनेगा साइलेंट। साइलेंट भी होगा शांत रहना। अगला शब्द है सिंपल। सिंपल यानी आसान, और उसका समानार्थक शब्द होगा इजी। इजी का भी अर्थ होता है साधारण, सामान्य। अगला शब्द है लवली। लवली, लवली का समानार्थक शब्द होगा चार्मिंग। लवली यानी बहुत ही प्यारा, और चार्मिंग का भी मतलब होता है प्यारा। अगला शब्द है प्रीटी। प्रीटी यानी सुंदर, और सुंदरता का इजी वर्ड कौन सा होता है ब्यूटीफुल। तो प्रीटी का हो जाएगा ब्यूटीफुल। हमारा अगला शब्द है क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक, स्मार्ट। इसका भी अर्थ होता है चालाक, तो क्लेवर का समानार्थक होगा स्मार्ट। देखते हैं, बिगिन, स्टार्ट, एंग्री, फ्यूरियस, ट्रस्ट, फेथ, क्वाइट, साइलेंट, सिंपल, इजी, लवली, चार्मिंग, प्रिटी, ब्यूटीफुल, क्लेवर, स्मार्ट। अगला शब्द देखते हैं सक्सेस। सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता, और अचीवमेंट, इसका समानार्थी शब्द होगा अचीवमेंट। सक्सेस यानी सफलता, और अचीवमेंट मतलब भी सफलता। तो सक्सेस का समानार्थी शब्द होगा अचीवमेंट। अगला शब्द है मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी कि कोई तो रहस्य, रहस्यमयी चीजें, और उसका समानार्थी शब्द होगा सीक्रेट। सीक्रेट का, सीक्रेट का शब्द होगा कि समानार्थी, सीक्रेट होगा, सीक्रेट उसका समानार्थी होगा मिस्ट्री का, और सीक्रेट मतलब भी होता है रहस्य। अगला शब्द है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का समानार्थक शब्द होगा एसेंशियल। इम्पोर्टेंट का समानार्थक शब्द होगा एसेंशियल। और अगला शब्द है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी कठिन, कठिन वाला, और उसका समानार्थी शब्द होगा, सिनोनिम होगा हार्ड। हार्ड यानी कठिन। अगला शब्द है स्मॉल। स्मॉल यानी कि छोटा। स्मॉल यानी छोटा, और उसका समानार्थी शब्द होगा टाइनी। स्मॉल का समानार्थी शब्द टाइनी। अगला शब्द है क्लोज्ड। क्लोज्ड, क्लोज्ड का होगा शट। क्लोज यानी बंद करना, और शट यानी भी बंद करना। अगला शब्द है पोलाइट। पोलाइट यानी दयालु, काइंड, विनम्र, और उसका भी समानार्थी शब्द होगा काइंड। तो पोलाइट का समानार्थी शब्द होगा काइंड। अगला शब्द है रिसीव। रिसीव यानी पाना, लेना, प्राप्त करना, और उसका होगा समानार्थी शब्द एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। सक्सेस, सक्सेस का अचीवमेंट, मिस्ट्री, मिस्ट्री का सीक्रेट, इंपॉर्टेंट,
इम्पोर्टेंट का इसेंशियल। अगला शब्द है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का होगा हार्ड। स्मॉल, स्मॉल का होगा टाइनी। क्लोज्ड, क्लोज्ड का होगा शट। पोलाइट, पोलाइट का होगा काइंड। रिसीव, रिसीव का होगा एक्सेप्ट। अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे एंटोनिम्स की ओर। एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द कब होते हैं? जब कोई शब्द उसका अपोजिट हो, उसके विपरीत हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं हंस रही हूँ तो हंसने का अपोजिट होगा रोना। मैं सुन रही हूँ, सुनने का होगा बोलना। उसी तरीके से पहला शब्द है क्राई। क्राई यानी रोना, और उसका अपोजिट होगा लाफ। लाफ यानी हंसना। अगला शब्द है स्लो। स्लो यानी धीरे धीरे, उसका अपोजिट होगा फास्ट। फास्ट यानी जल्दी जल्दी। स्लो यानी धीरे, फास्ट यानी जल्दी जल्दी। अगला शब्द है कम। कम का अपोजिट क्या होगा? कम यानी आना, और उसका अपोजिट होगा गो। गो मतलब जाना। अगला शब्द है गुड। गुड यानी अच्छा, और उसका अपोजिट होगा बैड। बैड यानी बुरा। अगला शब्द है हाइड। हाइड यानी किसी चीज को छिपाना। जब हम कोई चीज छिपाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं हाइड। और जब हमें किसी को कोई चीज दिखानी होती है तो क्या यूज होता है? रिवील। हाइड का अपोजिट होगा रिवील। अगला शब्द है वीक। वीक यानी कमजोर। वीक यानी कमजोर। कमजोर का अपोजिट क्या होता है? मजबूत। मजबूत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग। वीक, वीक का अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग। अगला शब्द है लाइक। लाइक यानी किसी चीज को पसंद करना, और उसका अपोजिट क्या होता है? स्टॉप। सॉरी, लाइक का अपोजिट होता है डिसलाइक। लाइक का अपोजिट डिसलाइक। लाइक यानी मुझे कोई चीज पसंद है, और डिसलाइक मतलब मुझे कोई चीज नहीं पसंद है। अगला शब्द है ह्यूज। ह्यूज यानी बहुत ही बड़ा, और उसका अपोजिट होगा टाइनी। टाइनी यानी छोटा। अगला शब्द है थिन। थिन यानी बहुत पतला, और उसका अपोजिट क्या होगा? थिक। यहाँ पर स्किनी लिखा है, बट स्किनी नहीं होगा, थिन का होगा थिक। थिक, थिन यानी पतला, और थिक यानी मोटा। अगला शब्द है हाई। हाई यानी ऊपर, बहुत ऊंचा, और उसका अपोजिट क्या होता है? नीचे यानी कि लो। हाई का अपोजिट लो। अगला शब्द है चीप। CHEAP, चीप। चीप यानी बहुत ही सस्ता, और उसका अपोजिट होगा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी महंगा। चीप यानी सस्ता, एक्सपेंसिव यानी महंगा। अगला शब्द है स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा, और उसका अपोजिट होगा बिग। बिग यानी बड़ा। अगला शब्द होगा क्लोज। क्लोज यानी बंद करना, और उसका अपोजिट होगा ओपन। ओपन यानी खोलना। क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, उसका अपोजिट है ओपन। ओपन यानी खोलना। अगला शब्द है ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, सदैव, और उसका अपोजिट होता है नेवर। नेवर यानी कभी नहीं। अगला शब्द है मॉडर्न। मॉडर्न यानी, मॉडर्न यानी आधुनिक। आधुनिक, और उसका अपोजिट होता है ओल्ड। ओल्ड यानी प्राचीन। जो पुराना चीज होता है उसे हम कहते हैं ओल्ड, प्राचीन। अगला शब्द है मिनिमम। मिनिमम यानी कम से कम, और उसका अपोजिट होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम का अपोजिट होगा मैक्सिमम। फिर से देखते हैं। थिन का अपोजिट स्किनी। हाई का अपोजिट लो। चीप का अपोजिट एक्सपेंसिव। स्मॉल का अपोजिट बिग। क्लोज का अपोजिट ओपन। ऑलवेज का अपोजिट नेवर। मॉडर्न का अपोजिट ओल्ड। मिनिमम का अपोजिट मैक्सिमम। क्योंकि ये सारे शब्द जो है वो वोकैब के शब्द होते हैं, हिंदी अर्थ के वाले होते हैं, तो इसीलिए
हाँ, मैं चाहूंगी कि मैं एक बार फिर से आपको सभी क्वेश्चंस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से बताऊं, ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो सके। पहला शब्द होगा फन। फन। फन का अपोजिट होगा, सॉरी, फन का सिनोनिम्स होगा एंजॉय। न्यू का सिनोनिम होगा फ्रेश। ओल्ड का होगा एज्ड। रिच का होगा वेल्दी। ह्यूज का होगा बिग। गुड का होगा फाइन। प्राइड का होगा ऑनर। क्लीन का होगा हाइजीनिक। और अगला शब्द है बिगिन। बिगिन यानी शुरुआत करना, तो उसका सिनोनिम होगा स्टार्ट। एंग्री का होगा फ्यूरियस। ट्रस्ट का होगा फेथ। क्वाइट का होगा साइलेंट। सिंपल। सिंपल का होगा इजी। लवली का होगा चार्मिंग। प्रिटी का होगा ब्यूटीफुल। क्लेवर का होगा स्मार्ट। और सक्सेस का होगा अचीवमेंट। मिस्ट्री का होगा सीक्रेट। इंपॉर्टेंट का होगा एसेंशियल। डिफिकल्ट का होगा हार्ड। हार्ड। स्मॉल का होगा टाइनी। क्लोज्ड का होगा शट। पोलाइट का होगा काइंड। रिसीव का होगा एक्सेप्ट। और अब देखेंगे एंटोनिम्स। क्राई का एंटोनिम लाफ। स्लो का एंटोनिम फास्ट। कम का होगा गो। गुड का होगा बैड। हाइड का होगा रिवील। वीक का होगा स्ट्रॉन्ग। लाइक का होगा डिसलाइक। ह्यूज का होगा टाइनी। थिन का होगा स्किनी। हाई का होगा लो। चीप का होगा एक्सपेंसिव। स्मॉल का होगा बिग। क्लोज का होगा ओपन। ऑलवेज का होगा नेवर। मॉडर्न का होगा ओल्ड। मिनिमम का होगा मैक्सिमम। तो ये रहते हैं हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वर्ड्स। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी ने इन शब्दों को अपने बुक में लिखा होगा, उसके सही समानार्थी और विरुद्धार्थी को याद किया होगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया को हमारे साथ शेयर किया होगा। आगे बढ़ने से पहले, कुछ समय पहले हमने स्टोरी बुक्स या लाइब्रेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे हिंदी राज्यों में उपयोग में लाया गया था, जिसको यूज करने के बाद टीचर्स का फीडबैक हमें ऐसा प्राप्त हुआ था कि यह बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी बुक है। इसका प्रयोग करके ही हमारे कक्षा के बच्चे शब्दों से अब धीरे धीरे वाक्यों की ओर बढ़ रहे हैं, और उन्हें समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया, जिसे हम कहते हैं वर्ड पावर बिल्डर। इस वर्ड पावर बिल्डर में कठिन कठिन वाक्य, कठिन कठिन शब्द, और उनका बहुत सारी फन एक्टिविटी के साथ वह ऐसा दिया गया है कि बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन शब्दों को, उन वाक्यों को अच्छे से पढ़े, लिखे और समझ पाए। और मैम बताते हुए बेहद ही प्रसन्नता हो रही है कि एमएच झारखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ के राज्यों के शिक्षकों ने इस बुक को बहुत ही जल्दी से जल्द खरीदा और इसका प्रयोग किया, और उनके कक्षा के बच्चे टीवी के सेंटेंसेस, नोटबुक के सेंटेंसेस, अखबार के, न्यूज़पेपर के वाक्यों को भी बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और अपने मन के वाक्यों को भी बोल पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के टीचर के लिए हम इस बार बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे 500 रुपए में, केवल 500 रुपए में इन दो बुक को लाए हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपनी कक्षा के बच्चों में वाक्य का जो सेंटेंस बिल्डिंग होता है वो और भी अच्छे से कर सके। तो अगर आप यह बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जी फॉर्म की लिंक दी गई है, उस पर अपना नाम दर्ज करें और हमारे साथ अपना इंटरेस्ट बताएं, ताकि हमारी टीम आपको कॉल कर सके और इस बुक के बारे में जो विशेषताएं हैं और इस बुक का क्या उपयोग होता है वह हम आपको बता सके। आगे बढ़ते हैं कक्षा छठवीं से आठवीं के बच्चों की ओर। कक्षा छठवीं से आठवीं के बच्चों की ओर आज हम क्वेश्चन टैग के साथ जाएंगे। क्वेश्चन टैग बनने के लिए हमें सबसे पहले WH प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि WH क्या होता है। WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं या क्वेश्चन करने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे व्हेन, कब। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कब पढ़ा रही हूँ? मैं 2 बजे पढ़ा रही हूँ, मैं 3 बजे पढ़ा रही हूँ, मैं 12 बजे पढ़ा रही हूँ। तो वैन यूज होगा। वेयर, वेयर का अर्थ होता है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग यानी आप कहाँ जा रहे हो। whom, with whom you are playing, मतलब आप किसके साथ खेल रहे हैं। what,
वॉट यानी क्या, वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाई, वाई यानी क्यों, वाई आर यू हियर, आप यहाँ पर क्यों हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वाई। हाउ, हाउ होगा कैसे, हाउ आर यू गोइंग, आप वहां कैसे जा रहे हैं। हुज, हुज यानी किसका, हुज बैग इट इज, यह बैग किसका है। विच, विच यानी कौन सा। विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। हाउ मैनी, हाउ मैनी यानी कितने। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने बुक हैं, कितनी किताबें हैं। हाउ मच यानी कितना, हाउ मच मनी यू हैव, यानी आपके पास कितना पैसा है, कितना रुपए है। हु, हु यानी कौन। हु आर यू, आप कौन है, तो हम यूज करेंगे हु। यानी ये इन शब्दों का प्रयोग करके हम कभी भी कोई भी क्वेश्चंस का निर्माण कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं फिर से बताऊंगी, एक बार रिवीजन करते हैं। व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, whom यानी किसको, व्हाट यानी क्या, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, हुज यानी किसका, ईच यानी कौन सा, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना, हु यानी कौन। ये थे हमारे WH के प्रश्न। चलिए अब देखते हैं कि पिछले कक्षा में जो हमने एक्शन वर्ड, पावर वर्ड वन, पावर वर्ड टू ऐसे वाक्यों को देखा था, उसको हम यस और नो में किस प्रकार से रूपांतरण कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि WH क्वेश्चन जोड़कर सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी आपको दो नियमों का पालन करना होगा। स्टेप वन, आपको वाक्य के एक्शन वर्ड, पावर वर्ड वन या पावर वर्ड टू यानी कि एंकर वर्ड को पहचानना है, उसको यस या नो टाइप के क्वेश्चन में रूपांतर करना है और फिर उसमें WH क्वेश्चन जोड़कर उसका सवाल बनाना है। देखेंगे व्हेन का प्रयोग कब करते हैं। व्हेन का प्रयोग हम हमेशा समय के बारे में पूछने के लिए करते हैं। व्हेन आर यू गोइंग, यानी आप कब जा रहे हो। कब से यहाँ पर तात्पर्य है कि समय का पूछा जा रहा है। आई एम गोइंग एट 10 AM, यानी मैं 10 बजे जाने वाली हूँ। वेर, वेर का प्रयोग हमेशा स्थान के बारे में पूछने के लिए करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह पे जा रहे हो, कौन से स्थान पे जा रहे हो। वॉट, वॉट का प्रयोग हम वस्तु या क्रिया के बारे में पूछने के लिए करते हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, कौन सी क्रिया कर रहे हो। हु का प्रयोग कौन पूछने के लिए किया जाता है। हु इज विथ यू, यानी आपके साथ कौन है। अगला शब्द है हुज, हुज का प्रयोग व्यक्ति के मालकी हक के बारे में पूछने के लिए करते हैं। यानी कि हुज पेन इट इज, यानी इसका स्वामी कौन है, इसका मालिक कौन है। इसीलिए व्यक्ति के मालकी हक के बारे में पूछने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। विच, विच का प्रयोग हमेशा किसी सुनिश्चित वस्तु के बारे में बात करते समय ही किया जाता है। जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, तो मैं यहाँ पे कलर के बारे में बात कर रही हूँ, एक सुनिश्चित वस्तु के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर होगा विच। विच का मतलब कि आप, विच का प्रयोग हमेशा हम सुनिश्चित वस्तु के बारे में पूछने के लिए करते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग हमेशा कितना, क्वांटिटी और मात्रा के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे वाक्यों की सहायता से WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। साची, साची क्या है, एक सेकेंड। सांची went to Goa by car last month to bring her grandmother. सांची, सांची कहाँ गई, सांची गई, सांची गई, कहाँ गई है वो, सांची गई है गोवा। तो हम क्या करेंगे, डिड शी गो टू गोवा, डिड शी गो टू गोवा, यस शी डिड, शी गो, वेयर, शी गोज टू द गोवा, शी वेंट टू द गोवा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिड शी गो टू गोवा लास्ट मंथ, क्या वो पिछले सप्ताह गई थी, यस गई थी। तो उसका आंसर क्या होगा, व्हेन, व्हेन डिड शी गो टू गोवा, तो आंसर होगा लास्ट मंथ। देखो
यहाँ पे पहले क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है, वाक्य के अर्थ को समझना है, फिर देखना है कि उसमें से कौन से प्रश्न बन पाएंगे। जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न के साथ उसको स्टॉप करना है और देख। तो सांची गई, कहाँ गई, गोवा में गई। कहाँ कैसे गई, वो अपनी कार से गई। कब गई, तो पिछले महीने गई। और क्यों गई, क्योंकि उसे अपनी दादी को लाना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कहाँ गई। तो वेयर डिड शी गो, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वह, इसलिए वेयर डिड शी गो। वेयर डिड शी वेंट टू गोवा। डिड शी गो टू गोवा, यस शी वेंट। वेयर वेंट, she went to Goa. Did she go to Goa last month? Yes. क्यों, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कब गई वो, when। कब के लिए हम यूज करते हैं when, इसीलिए when did she go to Goa? She went to Goa on last month। वो कब गई, पिछले महीने गई। Did she go to Goa to bring her old mother? Yes, she went to Goa to bring her old grandmother। हमारा अगला वाक्य है, माय ब्रदर बॉट अ डेल लैपटॉप फॉर मी। मेरा भाई मेरे लिए लाया, क्या लाया, लैपटॉप लाया। कौन सा लैपटॉप लाया, डेल का लैपटॉप लाया। तो पहले क्या क्वेश्चन बनेगा, डिड ही ब्रिंग अ लैपटॉप, क्या उसने लैपटॉप लाया, यस लाया। कौन सा लैपटॉप था वो, डेल का लैपटॉप। तो कौन सा के लिए कौन सा WH वर्ड यूज होगा, विच। विच लैपटॉप डिड ही ब्रिंग अ डेल लैपटॉप। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, डिड ही ब्रिंग अ लैपटॉप फॉर मी, क्या उसने वो लैपटॉप मेरे लिए लाया, यस। whom did he bring a laptop for। तो उसके लिए हमारा WH क्वेश्चन बनेगा, who did he bring a laptop for। तो whom का उपयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह किसके लिए लाया गया है। तो वह किसके लिए लाया गया है, मेरे लिए लाया है। तो फॉर मी, उसका आंसर होगा फॉर मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द ड्रेस कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज एंड सो दे बॉट ओनली वन ड्रेस। उस ड्रेस की कीमत कितनी थी, 8,000 रुपये। द ड्रेस यानी वो कपड़ा, कॉस्ट यानी कीमत, उसकी कीमत कितनी थी, 8,000 के आसपास थी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही ड्रेस लाया, ठीक है। तो डज द ड्रेस कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज, क्या उस ड्रेस की कीमत 8,000 रुपए के आसपास थी, यस थी। कितनी थी, हाउ मच डज द ड्रेस कॉस्ट। तो अब उसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ मच डज द ड्रेस कॉस्ट। और उसका आंसर है, द ड्रेस कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज। अगला वाक्य है, डिड दे बाय ओनली वन ड्रेस, क्या उन्होंने सिर्फ एक ही ड्रेस लाई, बताओ, यस उन्होंने एक ही ड्रेस लाई। तो अब आप उसको WH क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड दे बाय, कितनी किताबें उन्होंने, सॉरी कितने ड्रेसेस उन्होंने खरीदे। दे बॉट ओनली वन ड्रेस, उन्होंने सिर्फ एक ड्रेस खरीदा। अगला वाक्य देखेंगे, टीना एट अ वेरी टेस्टी पिज्जा इन द रेस्टोरेंट। टीना ने क्या किया, खाया, क्या खाया, बहुत ही टेस्टी सा पिज्जा खाया। कहाँ पे खाया, रेस्टोरेंट में खाया। अब देखेंगे इस पे हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो हमारा पहला वाक्य बनेगा, डिड टीना ईट द पिज्जा इन द रेस्टोरेंट, क्या टीना ने पिज्जा रेस्टोरेंट में खाया था, हाँ खाया था। तो उसको हम कैसे पूछेंगे, वॉट, वॉट डिड टीना ईट इन द रेस्टोरेंट, यानी टीना ने क्या खाया। तो टीना एट अ पिज्जा इन द रेस्टोरेंट, तो टीना ने पिज्जा खाया रेस्टोरेंट में। वेयर डिड टीना ईट पिज्जा, टीना ने पिज्जा कहाँ पे खाया, रेस्टोरेंट में खाया। अगला वाक्य है, शी हैज हर फादर्स स्मार्टफोन टू स्टडी ऑनलाइन। उसके पास क्या है, स्मार्टफोन है, किस लिए है,
ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई करने के लिए है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि उसके पास क्या है? व्हाट डज शी हैव? शी हैव स्मार्टफोन। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द स्टडीज। फॉर विच मोड? फॉर ऑनलाइन मोड। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। व्हाट डज शी हैव? शी हैव स्मार्टफोन। उसके पास क्या है? एक स्मार्टफोन है। अगला क्वेश्चन है whose smartphone does she have? किसका स्मार्टफोन है उसके पास? स्मार्टफोन तो है, बट उसके पास किसका स्मार्टफोन है? तो उसके पास है उसके पिताजी का स्मार्टफोन। और फादर स्मार्टफोन। अगला वाक्य बनेगा वाई डज शी हैव हर फादर स्मार्टफोन? उसके पास उसके पापा का स्मार्टफोन क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसको ऑनलाइन पढ़ाई करनी थी। तो उसका आंसर होगा टू स्टडी ऑनलाइन। अगला वाक्य होगा सुदर्शन हैज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम। सुदर्शन के पास क्या है? सुदर्शन के पास सुदर्शन के पास आइसक्रीम है। और वो आइसक्रीम कैसी है? वो आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डज सुदर्शन हैव? सुदर्शन हैव एन आइसक्रीम। विच फ्लेवर्स आइसक्रीम डज सुदर्शन हैव? ही हैज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम। अगला वाक्य है सानिका वेंट ग्रोसरी शॉपिंग विथ हर मदर टू सुपरमार्केट। सानिका कहाँ गई? सानिका शॉपिंग करने के लिए गई। किसके साथ गई? अपनी मम्मी के साथ गई। कहाँ गई? तो सुपरमार्केट गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर डिड सानिका गो? वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो वो कहाँ गई है? और उसका आंसर क्या होगा? सानिका वेंट टू द सुपरमार्केट। सानिका गई है सुपरमार्केट में। अगला वाक्य है विथ whom डिड सानिका गो टू द सुपरमार्केट? सानिका किसके साथ सुपरमार्केट गई है? विथ हर मदर। सानिका गई है सुपरमार्केट अपनी मदर के साथ। अगला वाक्य है हमारा राहुल इज सिक बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजेस। राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, वह बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि वहां पे वेदर चेंजेस हो रहे हैं, वातावरण बदल रहा है। तो कौन बीमार है? हु इज सिक? तो सिक कौन है यहाँ पर? राहुल है। और क्यों है? क्योंकि वहां का वातावरण वातावरण बदल रहा है। तो हमारा दूसरा प्रश्न होगा वाई इज ही सिक? वाई यानी क्यों? तो उसका आंसर होगा राहुल इज सिक बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस। इसके बाद हम बढ़ेंगे पैराग्राफ रीडिंग की। पैराग्राफ रीडिंग क्या होता है और कैसे होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार का एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। उस पैसेज को आपको बहुत ही अच्छे से एवं ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जानना समझना है कि इस पैसेज में क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। और फिर आप लोग उसके ही अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उस क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है द जर्नी ऑफ अ यंग बॉय फ्रॉम अ स्मॉल इंडियन विलेज showcases resilience and selfishness living with his mother and younger brother in a financially challenged household. He takes on the responsibilities of cutting wood in the nearby forest to earn money. One day, he encounters a lion threatening a cow and her calf in the jungle. When the lion demands eat the calf, the boy bravely intervenes, offering himself instead of save the innocent animals. Miraculously, the lion transforms into a Lord Shiva, while the cow reveals herself as a goddess Parvati. Impressed by the boy's courage and kindness, they bless him with the wealth and a grand palace where he and his family live
हैप्पीली देयर आफ्टर। अब स्टोरी को आपको 2 बार पढ़ना है। एग्जाम में जब आप लोगों को ऐसी स्टोरीज पूछी जाएगी तो आपको उस पैसेज को 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके अर्थ को समझना है और फिर उस पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है, ढूंढना है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या दिया गया है? द जर्नी ऑफ अ यंग बॉय फ्रॉम अ स्मॉल इंडियन विलेज। यहाँ पे क्या दिया है कि एक छोटे से बच्चे का जीवन का यात्रा वह बता रहे हैं। कहाँ से? छोटे से गांव से। वह बताता है कि कैसे हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, कैसे हमें लालची नहीं होना चाहिए। लिविंग विथ हिज मदर एंड यंगर ब्रदर इन द फाइनेंशियली चैलेंज्ड हाउसहोल्ड। वह एक ऐसे परिवार में रहता था जहां उसकी माँ और उसका छोटा भाई दोनों ही गरीब थे, या दोनों को ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। He takes on the responsibility of cutting wood in the nearby forest to earn money. इसलिए उसने क्या किया? उसने जिम्मेदारियां ली। कौन सी जिम्मेदारी ली? कि वह लकड़ी को काटेगा और उसके पास में जो जंगल है वहां पर उसको काटेगा और उससे पैसे कमाएगा और बेचेगा। एक दिन उसने क्या किया? उसने He encounters a lion threatening a cow and her calf in the jungle. एक बार उसने क्या किया? एक शेर और एक काव और उसके बच्चे को बचाया। किससे बचाया? लायन से बचाया। एक लायन था जो उसका शिकार करने वाला था, एक गाय का और उसके बच्चे का शिकार करने वाला था। इसीलिए उसने उसको उससे बचाया, उसकी रक्षा की। When the lion demands to eat the calf, the boy bravely intervenes, offering himself instead to save the innocent animals. तो जब उस लायन ने डिमांड की, चाहा कि वो इसके गाय के बच्चे को खा जाए, तब उस छोटे बच्चे ने हिम्मत दिखाई, खुद आगे आया और उसने बोला कि मैं आप मुझे खा जाओ, मुझे मेरा शिकार कर लो, लेकिन इस छोटे से बच्चे को मत परेशान करो, इस इनोसेंट एनिमल को मत हैरान करो। Miraculously, the lion transformed into Lord Shiva, while the cow reveals herself as a goddess पार्वती। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह चमत्कार क्या था? कि जो लायन था वो लॉर्ड शिवा के रूप में चेंज हो गया। मतलब वह लायन भगवान बन गया, शंकर भगवान बन गया। और काऊ क्या बन गया? काऊ गॉडेस पार्वती जी बन गई। और वो लोग उस छोटे से बच्चे के हिम्मत और उसके दयालुपन से इतना खुश थे कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक बड़े से महल के साथ और बहुत सारे पैसे के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। वेयर ही एंड हिज फैमिली लिव हैप्पीली देयर आफ्टर। जहां वो और उसका परिवार अब खुशी से रहता है। अब देखते हैं उस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डज द यंग बॉय लिव एंड हु आर हिज फैमिली मेंबर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार से उन WH क्वेश्चंस का यूज करके इस पैसेज में से क्वेश्चंस निकाले गए हैं। वेयर डज द यंग बॉय लिव। पहला क्वेश्चन है कि वो कहाँ रहता था। तो द यंग बॉय लिव्स इन ए स्मॉल इंडियन विलेज। वो कहाँ रहता था? एक स्मॉल इंडियन विलेज में रहता था। एंड हु आर हिज फैमिली मेंबर। और उसका फैमिली मेंबर कौन था? उसकी मम्मी और उसका भाई। हाउ डज द बॉय सपोर्ट हिज फैमिली फाइनेंशियली। उसके भाई ने उसकी फैमिली को आर्थिक सहायता कैसे प्रदान की थी? वो क्या करता था? जंगल में जाके लकड़ी काटता था और उसको मार्केट में बेचता था। द बॉय कट्स वुड इन द फॉरेस्ट एंड सेल्स इट इन द मार्केट टू अर्न मनी फ्रॉम हिज। What unusual situation does the boy encounter in the forest one day? ऐसा कौन सा सिचुएशन, कौन सा मिरेकुलस सिचुएशन था जो उस लड़के ने फेस किया उस दिन जंगल में? द बॉय एनकाउंटर्स अ लायन थ्रेटनिंग अ काउ एंड हर काफ इन द फॉरेस्ट। उस बच्चे ने क्या किया? उस बच्चे ने लायन से काऊ को और उसके बछड़े को बचाया जंगल। हाउ डज द बॉय रिस्पॉन्ड व्हेन द लायन डिमांड्स टू ईट द काफ। उस बच्चे का रिस्पॉन्स क्या था जब शेर ने डिमांड की उसे खाने की? द बॉय ब्रेवली इंटरवेंस एंड ऑफर हिमसेल्फ द लायन टू प्रोटेक्ट द काउ एंड काफ।
तो उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई, सबके सामने आया और कहा कि आप मुझे खा लो लेकिन उस बच्चे को मत खाओ। व्हाट मिरेकुलस इवेंट हैपेंड आफ्टर द बॉयज एक्ट ऑफ ब्रेवरी? बच्चे की बहादुरी दिखाने के बाद क्या हुआ? द लायन ट्रांसफॉर्म इनटू लॉर्ड शिवा। जो शेर था वो भगवान के रूप में चेंज हो गया। एंड द काऊ रिवील्स हरसेल्फ एज अ गॉडेस पार्वती। और जो गाय थी वो गॉडेस पार्वती के रूप में आ गई। हाउ डू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती रिवॉर्ड द बॉय फॉर हिज सेल्फलेसनेस? और कैसे भगवान ने उनको रिवॉर्ड प्रदान किया? दे ब्लेस विथ हिम wealth and a grand palace where he and his family live happily after। और उन लोग ने उनको क्या दिया? आशीर्वाद दिया, बहुत सारे पैसे दिए। और ये थी हमारी एक छोटी सी पैसेज रीडिंग की स्टोरी, जहाँ पर हमने देखा कि पैसेज कैसे होते हैं, उनको पढ़ के उसके आंसर किस प्रकार से दिए जाते हैं। और यह हमारा सत्र आज का यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन आज का पसंद आया होगा और आप फिर से हमारे साथ अगले सत्र में ऐसे ही जुड़ेंगे। आप सभी का सहयोग और एवं समर्थन प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए और डिटेल प्रदान करने के लिए हमारी टीम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी के साथ कंटेंट साझा करेगी, जिसका प्रयोग करके आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उन्हें ओलंपियाड की तैयारी के लिए और उनकी जीत को और मजबूत कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।